हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म में। और मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ। जैसे कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स अभी तक कोर्स ए पढ़ रहे थे, आज कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए भी खुश होने का समय है। यानी कि आज से हम उनका जो है कोर्स बी स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा लेट ज़रूर है, लेकिन प्रॉमिस ये है कि आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के पहले आपका सब कुछ कंप्लीट करा दूँगी। तो यहाँ पर आपको मैं ख़ास तौर से बता दूँ कि कोर्स बी के जो स्टूडेंट्स हैं, 9th कोर्स बी, उनके पास भी हिंदी की 2 बुक्स चलती हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 बुक्स कौन-कौन सी हैं? पहला तो है आपका स्पर्श भाग 1 और दूसरी है आपकी संचयन भाग 1, ठीक है? तो ये तो आप लोग अभी तक सब चीज़ें समझ ही चुके होंगे कि कोर्स ए और कोर्स बी ये 2 अलग-अलग कोर्सेज़ हैं। ख़ास तौर से अगर चूँकि मैं आज पहली बार ये वीडियो शुरू कर रही हूँ तो आप लोग को बता देती हूँ कि कोर्स ए और बी ये सेलेक्ट करना आपके हाथ पे नहीं होता है, ये स्कूल द्वारा प्रोवाइड होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको पता करना है कि आपका कौन-सा कोर्स है तो आप अपनी बुक्स देख सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास चल रही है शतज भाग 1 और कृतिका भाग 1 तो इसका मतलब आपके पास कोर्स ए है। और अगर आपके पास बुक है स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1 तो इसका मतलब है आपके पास कौन-सा कोर्स है, वो है आपका कोर्स बी, ठीक है? तो बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, इतना कोई घबराने या डरने की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। बहुत ही कम चैप्टर्स हैं, ज़्यादा कुछ इनके अंदर है नहीं। 5-5 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं टोटल, तो इनको कंप्लीट कराने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इनमें मैं सबसे पहले आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन कराऊंगी, फिर उसके बाद उसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है? एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। क्यों बता दूं? क्योंकि इसमें वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस हैं। आपके क्या कहते हैं, वन लाइन आंसर्स भी हैं जिन्हें हम अति लघु कहेंगे, फिर लघु उत्तरीय भी हैं, लॉन्ग भी हैं, फिर एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस भी हैं, बहुत तरीके के वेरिएशन क्वेश्चंस हैं। तो जब एनसीईआरटी कराऊंगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराऊंगी तो ये सारी चीज़ें आपको समझाऊंगी। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी 9th कोर्स बी की पहली बुक। कौन सी बुक है? वो है स्पर्श भाग 1। कौन सी? स्पर्श भाग 1। अब स्पर्श भाग 1 बुक की अगर हम समझें तो यहाँ पर दो बुक्स में से जो पहली हमारी मेन बुक है, इसमें भी बुक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। गद्य खंड की बात कर रहे हैं अगर, तो गद्य क्या होता है? जैसे हम लोग की कहानी होती है, यात्रा वृत्तांत होता है, जहाँ पर आपको पैराग्राफ्स में चीज़ें लिखी होती हैं। वो अब चूँकि आपको मैं आपकी लैंग्वेज में समझाऊँ तो ऐसे समझिए कि जहाँ पर हम पैराग्राफ में लिखते हैं, वो हमारा गद्य खंड के अंतर्गत आता है, ठीक है? जैसे कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, आलोचना है, निबंध है, लेख हैं, एकांकी हैं, संस्मरण है, बहुत सारी विधाएँ होती हैं, ठीक है? अब एक-एक काम हम करते जाएँगे और एक-एक विधा हम आपको बताते जाएँगे, एक-एक चैप्टर कि भाई गद्य खंड में ये कौन-सी विधा। अब विधा का मतलब होता है हर चीज़ को लिखने के अपने एक तरीके होते हैं, ठीक है? एक तरीका होता है। अब जैसे कहानी क्या होती है, हम लोग शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, अच्छा, फिर थोड़ा-सा द्वंद्व होता है, थोड़ा-सा परेशानी होती है, फिर उसके बाद कहानी का एंड हो जाता है, ठीक है? ऐसा ही कुछ आज हम प्रस्तुत करेंगे आज के इस अध्याय में। अब यात्रा वृत्तांत क्या होता है? मान लीजिए हम कहीं यात्रा करने निकले, तो उसका डे बाय डे विवरण जो हम लिखते हैं वो यात्रा वृत्तांत में आ जाता है। आता है ना? तो इस तरीके से जो हम आपको जो भी चैप्टर पढ़ाएँगे उसे हम आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है? अब मैंने बताया कि गद्य खंड है और काव्य खंड है, तो ये बुक हमारी गद्य खंड से शुरू हो रही है। पहला चैप्टर जो हमारा आ रहा है वो है दुःख का अधिकार। इस पार्ट को लिखा है यशपाल जी ने। किसने लिखा है? यशपाल जी। अब देखिए, बाय फेस उनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी लेखक के बारे में पढ़ते हैं, कुछ भी है, तो उनके बारे में आप बाय फेस जानो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब क्यों होता है? क्योंकि अक्सर अक्सर अभी जैसे अभी तो आप 9th में हो, जैसे आप आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पहुँचोगे ना, तो पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये चीज़ आ सकती है। इसलिए हर एक चैप्टर में मैं कोशिश करूँगी जो भी चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ, उनके राइटर की पिक्चर आपको ज़रूर दिखाऊँ, ठीक है? अब आ जाते हैं आज के इस अध्याय पे। ये अध्याय एक कहानी है और कहानी के
के साथ साथ एक ज्वलंत प्रश्न भी हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। ज्वलंत प्रश्न क्यों कहेंगे? भाई समाज में ऐसी बहुत सारी विडंबनाएं होती हैं जिनको हम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते और वो हमें अच्छी भी नहीं लगती। तो कुछ ऐसा ही एक प्रश्न आज की इस कहानी में यशपाल जी ने उठाया है। तो शुरू करें। सबसे पहले देखिए क्या है, क्लास 9th है, हिंदी कोर्स भी है, स्पर्श भाग 1 है, गद्य खंड है। ठीक है, समझ गए गद्य खंड है। अब इसमें है दुख का अधिकार, पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। ये बुक शुरू ही गद्य खंड से हो रही। 5 चैप्टर आपके गद्य खंड में है, 5 चैप्टर आपके काव्य खंड में, पूरे चैप्टर करवाऊंगी। पहला चैप्टर है और ये है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, यानी कि आपका संपूर्ण व्याख्या दूंगी। अब चूंकि देखिए बुक में तो चैप्टर बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है ना, तो अब आपको ये लगता है कि नहीं मैं जल्दी से चैप्टर को समझ लूँ, तो यहाँ पर हमने उसी चैप्टर को थोड़ा सा कंप्रेस किया, यानी कि थोड़ा सा छोटा किया है। लेकिन हाँ, सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर इंक्लूड करी। ये मत सोचना कि मैंने चीज़ें आपके लिए कम कर दी, सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लेखक परिचय के साथ। अब मेरे पास अक्सर ये सवाल आता है, पहला सवाल आता है, मैम क्या लेखक से संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं? 9th क्लास के अगर इंटरनल एग्जाम्स में देखूं तो टीचर अक्सर दे देते हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम 10th क्लास की बात करें तो पेपर में ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आते, एक्सेप्ट कौन लेखक है, उनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बस इतना। लेकिन हम क्या करते हैं, अक्सर बस यही पढ़कर छोड़ देते हैं। कोई भी लेखक अगर कोई भी कहानी लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, तो उस लेखक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब हम लेखक के बारे में जान लेते हैं ना, तो उसके लिखने के तरीक़ों में, उसके चीज़ों के बारे में हमें काफ़ी आइडिया हो जाता है। क्योंकि लेखक कुछ ना कुछ अपने जीवन में घटित हो रही चीज़ों से ही इंस्पायर होता है और फिर वो इन लेखों को या कहानियों को लिखता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चैप्टर पढ़ो, आज ही नहीं आगे चलकर कभी भी, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, कभी भी हो, आप हमेशा राइटर को समझने की कोशिश ज़रूर करना, राइटर के बारे में ज़रूर पढ़ना। चलिए, तो ये जो आज हमारा चैप्टर है दुख का अधिकार, इसको लिखा है यशपाल जी ने, जैसे मैंने बता दिया, आपको उनकी पिक्चर भी बता दी। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। ठीक है, अब देखिए आप जब पढ़ो ना तो सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ लेना है, सबसे पहले ये देखना फिरोजपुर छावनी में हुआ। छावनी में का मतलब क्या हो गया कि ये जो है क्या कहते हैं, पुलिस फोर्स के आसपास की चीज़ें रहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ 1903 के आसपास, 1903 में हुआ, यानी कि उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ। रिलेट करो, जब तक ये यंग एज के आसपास, मतलब यंग एज यानी कि 30-35 ऐसी पहुँचेंगे जब, मतलब समझ लीजिए इनकी एज होगी जब 44, तब हमारा देश आज़ाद होगा। ठीक है, तो 44-45 के ये रहे होंगे तब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो मतलब इनका बचपना से लेकर इनकी यंग एज तक इन्होंने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को देखा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इन दौरान हुए लेखक हैं या कवि हैं, इनकी लेखनी में इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, हर हाल में पड़ेगा, आसपास में जो माहौल रहेगा। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। चलिए देख लीजिए, जहाँ हम पैदा होते हैं तो जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी वाले जो हमारे काम होते हैं वो हम कहाँ करते हैं, जहाँ हम रहते हैं। तो इन्होंने आरंभिक शिक्षा जो है, यानी कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी कहाँ किया, फिरोजपुर छावनी में ही कोई स्कूल रहा होगा, वहाँ से किया। उच्च शिक्षा के लिए अगर हम देखें, यानी कि आप आ जाइए हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन के लिए, तो इन्होंने लाहौर से किया। अब आप कहोगे मैम पाकिस्तान जाके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हिंदुस्तान, क्योंकि तब तक पाकिस्तान बना ही नहीं था। ठीक है, तो लाहौर हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। मैंने कहा था ना कि हमारे देश में जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा, तो उस समय आसपास जो भी हमारे कवि या लेखक रहे, उनकी लेखनी पे, उनकी गतिविधियों पर इन सारी चीज़ों का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब देखिए, ये क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए, यानी कि ये अंग्रेज सरकार के खिलाफ कार्य कर रहे थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में
भाग लिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या हुआ, भगत सिंह के साथ ये रहे। अब भगत सिंह तो को आप जानते ही हैं, उनको तो भाई फांसी हुई थी अपनी इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण। चलिए, अब इनकी कुछ कृतियां देख लेते हैं, यानी कि इन्होंने जो किताबें वगैरह लिखी उनसे संबंधित। देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठ झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी क्या है, ये उपन्यास है। उपन्यास मतलब क्या होता है, नॉवल। अब देखिए, ये सारी चीजें अलग अलग लिखी जाती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता और उत्तराधिकारी, ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। अब देखिए, कहानी संग्रह हैं, अब इनको समझिएगा। उपन्यास में क्या चलता है, नॉवेल में क्या होता है, एक ही कहानी है, वो बहुत लंबी डिटेल में होती है, पूरी एक बुक मोटी सी छप जाती है, वो उपन्यास होते हैं। कहानी संग्रह क्या होता है, अब जैसे इन्होंने कहानियाँ लिखी, बहुत सारी कहानियाँ लिखी, अब इनकी 100 कहानियों को एक संग्रह में कर दिया गया। जैसे इनकी ये थी कौन सी, ज्ञानदान। अब ज्ञानदान जो संग्रह बना होगा उसमें एक नहीं 100 कहानियाँ होंगी या 50 कहानी होंगी। अब ये कहानी की लेंथ पे डिपेंड करता है कि एक बुक के अंदर कितनी कहानियाँ आ जाएंगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, कहानी संग्रह। फिर आते हैं और सिंहावलोकन, ये आत्मकथा है। सिंहावलोकन का मतलब, आत्मकथा क्या होती है, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। आत्मकथा, जीवनी और संस्मरण, ये सभी लेखक के बारे में ही होता है। जैसे कि अगर मैं अपनी कहानी लिखूं, मैं अपने जीवन की कहानी लिखूं जितना मुझे याद है, और मैं सिलसिलेवार लिखूं, बचपन से लेकर अभी तक मुझे जितनी चीज़ें सिलसिलेवार याद है मैं वो सब लिखूंगी, तो ये मेरी आत्मकथा कहलाएगी। ठीक है, लेकिन मेरे बारे में कोई दूसरा लिखे, ठीक है, मेरे बारे में कोई दूसरा लिखे तो वो मेरी जीवनी होगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे को कुछ इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं, कभी बचपन के हैं, कभी यंग एज के हैं, कभी मैं कहीं बाहर घूमने गई उसकी हैं, तो ये टुकड़े टुकड़े चीज़ें अगर मैं लिखूं तो ये क्या कहलाते हैं, संस्मरण कहलाते हैं। जैसे मैंने अपने स्कूल टाइम को भी लिखा, कॉलेज टाइम को भी लिखा, फिर अपने जॉब फेज को लिखा, फिर अपनी मैरिज के लिए लिखा, तो ये सारी चीज़ें टुकड़े टुकड़े अलग अलग आ रही हैं, सिलसिलेवार नहीं आ रही हैं, और मैं इसमें से बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें मिस भी कर रही हूँ, तो ये क्या कहलाएंगे, संस्मरण। संस्मरण क्या होता है, मेरे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जिन्हों मैं याद करके बाद में लिखूं। तो समझ में आ गया, आत्मकथा, जीवनी और संस्मरण, ये तीनों चीज़ें लेखक के जीवन से ही संबंधित होती हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से लिखी जाती है। तेरी मेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब ये देखिए, ये पुरस्कार ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, उनकी कृतियां देख ली, अब उनको पुरस्कार कौन सा मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है, यानी कि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उसे इन्होंने कथ्यात्मक शैली में लिखा है। कथ्यात्मक यानी कि कहानी, जैसे कहानी लिखी जाती है वो, तो इसीलिए उसको क्या कहा गया, कथा रस मिलता है। कथा मतलब कहानी। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं, यानी कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग में संघर्ष। अब ये वर्ग क्या हो सकता है, स्त्री वर्ग का पुरुष वर्ग में, अमीर का गरीब में। अब यहीं पर जैसे हम लोग ये कहानी अभी हम देखेंगे ना, दुख का अधिकार, इसमें भी गरीब और अमीर वर्ग के बीच के संघर्ष को दिखाया जाएगा। फिर आ जाते हैं मनोविश्लेषण। अब चूंकि ये इन्होंने देखा कि जब वर्ग विश्लेषण करते हैं, मान लीजिए अमीर गरीब के बीच में, अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से इस कहानी में ये विश्लेषण करेंगे, तो इस हिसाब से क्या होता है कि लोगों के दिलो दिमाग पे भी बहुत सारा असर पड़ता है। अब जैसे मैं देख रही हूँ कि दुख, जो गरीब व्यक्ति है उसके साथ ऐसा हो रहा है, अमीर ऐसा कर रहा है, तो उन दोनों के मन के बारे में भी मैं समझने की कोशिश करूँगी, ये मन में क्या सोच रहा है। जैसे अक्सर आप लोग के बारे में आप लोग भी करते हो, किसी फ्रेंड से मिले, आपने कोई बात कही, तो आप उसके रिएक्शन का वेट करते हो और फिर सोचते हो कि इसके मन में क्या चल रहा होगा, तो वो होता है मनोविश्लेषण। हम तो सोच के रह जाते हैं, मगर लेखक लोग क्या करते हैं, उसको लिख देते, पूरा विश्लेषित कर देते हैं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, तो वो कह जाता है मनोविश्लेषण। फिर आते हैं पैना व्यंग। अब ये वर्ग को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, अमीरी गरीबी को करेंगे, जाति धर्म को करेंगे, स्त्री पुरुष को करेंगे, तो हमेशा इसके लिए क्या रहता है, अगर कोई चीज़ है तो उसे व्यंग के रूप में प्रस्तुत भी करेंगे। अभी आप यहाँ पर देखेंगे ये व्यंग्यात्मक शैली में ही भी लिखा आपको मिलेगा, ये कहानी जो हम अभी पढ़ेंगे।
यशपाल ये मानते हैं कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ आर्थिक समानता। यानी कि समाज में सबको समान अधिकार प्राप्त हो, लेकिन अर्थ के रूप में भी सब बराबर होने चाहिए। यानी कि सबके बीच में पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन भी, यानी कि कोई अमीर गरीब नहीं होना चाहिए, पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन भी बराबर ही होना चाहिए। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। तो मतलब तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द भी हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा के शब्द भी इन्होंने कहीं कहीं लिए हैं जो मैंने पढ़े हैं। इसके अलावा आगत भाषा के शब्द भी हैं। प्रस्तुत कहानी, अब कहानी जो पढ़ने हम जा रहे हैं, कौन सी कहानी पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ने जा रहे हैं दुख का अधिकार। तो यहाँ पर कहानी का जो है हम थोड़ा सा इंट्रो कथ्य पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर पढ़ेंगे क्या। प्रस्तुत कहानी में देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। अब इस कहानी में आप कई चीज देखेंगे कि किस तरीके से अंधविश्वास पर यकीन किया जा रहा है। अमीर गरीब के हिसाब से दुख को व्यक्त करने के भी तरीके अलग अलग बताए जा रहे हैं। कि एक अगर अमीर व्यक्ति है तो वो दुख को किस तरीके से महसूस करेगा, एक गरीब व्यक्ति है तो कैसे महसूस करेगा, और इसको देखने के लोगों के नजरिए भी अलग अलग तरीके से। अगर आप अमीर हैं तो आपका दुख दूसरों की नजरों में अलग तरीके से होगा, और अगर आप गरीब हैं तो आपका दुख दूसरों की नजरों में अलग तरीके से होगा। कि मतलब जैसे हम अमीर गरीब को देखते हैं, दोनों के साथ घटना सेम घटी है, लेकिन दोनों के दुख अलग अलग रहेंगे। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। जैसे मैंने कहा, इन्होंने वर्ग संघर्ष के बारे में बताया है, तो यहाँ पर इस कहानी में हम अमीर और गरीब के बीच जो है ये डिफरेंस देखेंगे। ये सही है कि दुख सभी को तोड़ता है, किसी के पास भी। हम कह रहे हैं हम इंसान हैं, अमीर गरीब छोड़ दीजिए, अगर जानवर है, पक्षी है, तो उनको भी दुख उसी तरीके से होता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण में से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं। अवश हो जाते हैं मतलब उनके जब हमको दुख होता है तो हम किसी भी चीज के वश में नहीं रहते। अब मान लीजिए हमारे सामने, तो हमारा रिएक्शन जिस तरीके का होगा, हमको दुख है, तकलीफ है, उसी तरीके से रिएक्शन करेंगे, है ना। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है ना अवकाश। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कारण भाई गरीबी बहुत कुछ कराती है। इस पार्ट में हम उसी गरीबी का दर्शन करेंगे कि एक माँ को न दुख मनाने का अधिकार दिया जा रहा था और न ही छुट्टी। ठीक है, तो ये कुछ कहानी का इंट्रो था जो मैंने आपको पढ़ाया कि इस कहानी में हम क्या देखने वाले हैं। चलिए अब कहानी हम शुरू करते हैं। ये पार्ट का सार के रूप में लेकर आई हूँ, यानी कि जो पूरा हमारा चैप्टर है काफ़ी बड़ा है, तो उसको मैंने थोड़ा छोटा किया है, मगर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं। अगर बीच में एक आध कुछ छूटता भी है तो उसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, लेखक के अनुसार मनुष्यों का पहनावा ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करता है। परंतु लेखक कहता है कि समाज में कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम समाज के ऊंचे वर्गों के लोग छोटे वर्गों की भावनाओं को समझना चाहते हैं, परंतु उस समय समाज में उन ऊंचे वर्ग के लोगों का पहनावा ही उनकी इस भावना में बाधा बन जाती है। चलिए देखिए अब क्या बताया गया है। हम जब किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, ठीक है, सपोज अब जो चीजें मैं बता रही हूं उन्हें अपने आप से रिलेट करके समझने की कोशिश करिएगा, तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और हमेशा जब कुछ भी समझाऊं, हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी मैं समझाऊं या कोई भी समझाए, अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करिए और अपने दिमाग में उसकी एक पिक्चर बनाते हुए चलिए। वो चीज़ें आपको चुटकियों में समझ में आएंगी। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ, इसे अपने आप से रिलेट करने के लिए, हम जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हम अक्सर मिलते हैं, हम सबसे पहले उस व्यक्ति को जज किस बेसिस पे करते हैं कि उसने कपड़े किस तरीके से, उसकी बौद्धिक क्षमता क्या है, वो कैसा सोचता है, क्या है, वो किस पद पे है। हम ये सारी चीजें हम कुछ नहीं देखते। हमारा सबसे पहली चीज जो होती है वो उसका पहनावा होता है कि उसने कपड़े कैसे पहने हैं। ठीक है,
अगर उसने कपड़े अच्छे पहने हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत एक पिक्चर बन जाती है कि ये थोड़ा उच्च वर्ग का है, बहुत अच्छा है, सोचने में अच्छा है, समझने में अच्छा है, मैं इससे इंटरेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इंटरेक्शन करोगे तो फिर उसकी बौद्धिक क्षमता आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर किसी ने कपड़े बहुत ही मतलब निम्न दर्जे के पहने हैं, या फटे पुराने पहने हैं, या सिकुड़े थोड़े क्या कहते हैं क्रश्ड कपड़े पहने हैं जिनमें प्रेस नहीं है, या कहीं से कुछ गंदे हो गए हैं, कुछ भी ऐसा है, तो हम क्या कहेंगे, अरे यार ये पता नहीं कैसा व्यक्ति है, इस तरीके से। लेकिन अगर कभी आप बात करो तो हो सकता है उसकी बौद्धिक क्षमता कहीं ज्यादा हो। तो हमेशा हम जब किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा सबसे पहला जजमेंट उसके पहनावे को लेकर होता है। हम किसी भी व्यक्ति को जो निम्न वर्ग में, मध्यम वर्ग में या उच्च वर्ग में, उसके पहनावे के हिसाब से रख देते हैं। ठीक है, अगर उसने कपड़े बहुत ही बेकार पहने हैं तो वो निम्न वर्ग का है, अगर वो ठीक ठाक पहना है तो मध्यम वर्ग है, और उसने कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं तो वो उच्च वर्ग में। हम कपड़ों के हिसाब से हम उस व्यक्ति को कैटेगराइज कर देते हैं। अब ये हमारा फर्स्ट अपीयरेंस होता है हम किसी भी व्यक्ति से अगर मिलते हैं तो। अब लेखक का मानना है कि यही पहनावा कभी कभी हमारी राहों में रोड़ा भी बनता है। अक्सर क्या होता है, अब मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो, आपने किसी वैसे व्यक्ति को देखा जिसे हमारी जरूरत है। सपोज चलो हम व्यक्ति को छोड़ो, हम एक जानवर को ले लेते हैं, एक कुत्ता है, उसे हमारी जरूरत है, वो फंस गया है किसी चीज में या चिल्ला रहा है, कुछ है, तो अगर मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए नहीं झुकूंगी। ठीक है, वो पहनावा हमें रोक देगा, अरे इतने अच्छे कपड़े पहन के मैं इसकी मदद करूंगी, आसपास के लोग क्या कहेंगे, इतना अच्छा इंसान। और ये मान लो अगर कोई भिखारी है या कोई भी है, कुछ भी है, अगर उसे कुछ तकलीफ है तो मैं उससे अगर 2 मिनट बैठ के पूछना चाहूँ कि भाई तुमको क्या हो गया है, तो मेरी वो पोशाक मुझे वो काम करने से रोकेगी, क्योंकि मेरी पोशाक मुझे एक मध्यम या उच्च वर्ग की कैटेगरी में लेके आ रही है, तो मैं उस निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ बैठना नहीं चाहूंगी। ठीक है, अब यही उन्होंने कहा कि परंतु लेखक कहता है कि समाज में कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम समाज के ऊंचे वर्गों के लोग छोटे वर्गों की भावनाओं को समझना चाहते हैं, यानी कि छोटे वर्गों को अगर कोई तकलीफ है हम उनको समझना चाहते हैं, परंतु उस समय समाज में उन ऊंचे वर्ग के लोगों का पहनावा ही उनकी इस भावना में बाधा पड़ जाती है। मतलब हमारा पहनावा उस व्यक्ति के दुखों को बांटने के लिए हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेखक अपने द्वारा अनुभव किए गए इस दृश्य का वर्णन करता है। अब लेखक एक बार इस मुश्किल में फंसा, पहनावे के कारण दूसरे के दुख समझने की मजबूरी में फंसा हो, तो उसी को वो यहाँ पर साझा कर रहा है। क्या कहता है, करता हुआ कहता है कि एक दिन लेखक ने बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजों की टोकरी में और कुछ को जमीन पर रखे हुए देखा। खरबूजों के नजदीक ही एक ढलती उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अब लेखक बाजार गए, बाजार में उन्होंने एक फुटपाथ देखा। फुटपाथ तो आप लोग जानते हैं, फुटपाथ में खरबूजों को यहाँ पर बेचते हुए, खरबूजे आप लोग जानते हैं, मस्क मेलन जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिनको खरबूजे नहीं पता है मैं बता दूं, मस्क मेलन जो कहते हैं इंग्लिश में, समर्स में आता है। तो उन खरबूजों को एक टोकरी में लिए हुए एक लेडी बैठी हुई थी और कुछ खरबूजे जो है फुटपाथ पर रखे थे, और वो घुटनों के बीच यानी कि दोनों पैरों को मोड़ के और ऐसे करके वो रो रही थी। ठीक है, एक बूढ़ी औरत थी, ढलती उम्र की औरत थी, वो रो रही थी। लेखक कहता है कि खरबूजे तो बेचने के लिए ही रखे गए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। अब वहां पर वो औरत खरबूजे लेके बैठी हुई है, फुटपाथ पर रखे हैं, तो जाहिर सी बात है वो उन्हें बेचने के लिए ही बैठी है, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि खरबूजों को बेचने वाली औरत ने तो कपड़ों से अपना मुंह छिपाया हुआ था और उसने अपने सिर को घुटनों पे रखा हुआ था और वह बुरी तरह से बिलक बिलक कर रो रही थी। अब वो औरत उन खरबूजों को वहां बेचने के लिए बैठी है, वो खरबूजे भी बेचे जाने हैं, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए कोई व्यक्ति वहां पास में नहीं आ रहा। वो औरत जो है एक कपड़े से मुंह ढाक के दिया है ना, कपड़े ने तो कपड़े तो मुंह से छिपाया हुआ था, मुंह जो है वो एक कपड़े से ऐसे करके छिपाया हुआ था और अपने मुंह को दोनों पैरों के बीच
घुटनों में दबाकर वो बस बिलक बिलक कर रो रही थी, बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। अब हम लोग भी अगर रास्ते में इस तरीके से किसी को रोते हुए देखेंगे तो हमारा ध्यान तो आकर्षित होगा और हम चाहेंगे भी कि उस व्यक्ति से पूछना कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो। यही हमारे लेखक के साथ हुआ। उन्होंने जब उस बूढ़ी स्त्री को रोते हुए देखा तो उन्होंने पूछना चाहा कि भाई क्या बात है, मगर अब क्या हुआ देखिए आगे। लेखक कहता है कि उस औरत का रोना देखकर लेखक के मन में दुख की अनुभूति हो रही थी। वो औरत जिस तरीके से रो रही थी तो उसे लग रहा था कि नहीं, बहुत दुखी में है, दुख में है। अब हमें ये पता करना चाहिए कि आखिर रीज़न क्या है। तो उनके लेखक के मन में भी वो दुख वो अनुभव करने लगे, वो तकलीफ। क्या कारण था दुख का नहीं पता, लेकिन उस स्त्री को रोते हुए देखकर उनका मन भी दुख से द्रवित हो उठा। परंतु उसके रोने का कारण जानने का उपाय लेखक को समझ नहीं आ रहा था। अब लेखक ने कपड़े पहने हैं अच्छे, तो अब वो डायरेक्टली जाकर उस औरत से नहीं पूछ पा रहा था, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि पहनावा अक्सर हमें जो है दूसरों के दुख बांटने से रोक देता है। यहाँ पर वही हो रहा था। अब लेखक जानना चाहते हैं कि वो स्त्री क्यों रो रही है, लेकिन वो डायरेक्ट जाकर पूछ नहीं रहे हैं। अब वो सोचने लगे, अब उपाय खोजने लगे। अब डायरेक्ट जाकर नहीं पूछ सकते तो किसी और तरीके से पता करें कि आखिर ये स्त्री क्यों रो रही है। क्योंकि फुटपाथ पर उस औरत के नजदीक बैठ सकने में लेखक का पहनावा लेखक के लिए समस्या खड़ी कर रहा था, क्योंकि लेखक ऊंचे वर्ग का था और वह औरत छोटे वर्ग की थी। देखिए मैंने कहा ना कि लेखक जाकर डायरेक्ट उस स्त्री से पूछ सकता था कि आखिर भाई तुम इतना क्यों रो रही हो, क्या रीजन है, लेकिन वो वहां जाता और उससे पूछता। इसमें सबसे बड़ी बाधा उसका पहनावा था, क्योंकि लेखक ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उच्च वर्ग का था। वो औरत निम्न वर्ग यानी कि गरीब वर्ग की थी, तो उससे जाकर पूछने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब उन्होंने क्या बोला कि अब वहां जाएं, हम बैठे, उससे पूछे कि भाई तुम क्यों रो रही हो, क्या रीजन है, तो वो उनके अंदर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ठीक है। अब देखिए मैं जितनी भी कहानी आपको बता रही हूँ, अब अपने आप को इमेजिन करते हुए चलो। आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, एक बाजार है, उस बाजार में फुटपाथ है, फुटपाथ पे एक स्त्री बैठकर रो रही है, उसके पास खरबूजे रखे। ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग में इमेजिन करते चलिए कि ये सारी एक पिक्चर आपके आंखों के सामने चल रही है। तो ये स्टोरी आपको समझने में वक्त नहीं लगेगा। ठीक है। और एक बार आपके दिमाग में अगर ये स्टोरी छप जाएगी तो आंसर लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। चलिए देखिए। लेखक कहता है कि उस औरत को इस अवस्था में देखकर एक आदमी ने नफरत से एक तरफ थूकते हुए कहा कि देखो क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे हुए अभी पूरा दिन नहीं बीता और यह बेशरम दुकान लगा के बैठी है। अब चूंकि देखिए हमने कहा ना कि वहां पर खरबूजे रखे हुए हैं बेचने के लिए, वो औरत वहां बैठी है उन खरबूजों को बेचने के लिए, लेकिन कोई व्यक्ति जो है उन खरबूजों को खरीदने नहीं आ रहा है। अब लेखक पूछना चाहते थे, वो वहां पर जाकर पूछ भी नहीं सकते थे। इतने में क्या हुआ कि उसी औरत के सामने से एक आदमी निकला और एक तरफ थूका उसने। जैसे मान लीजिए सामने औरत बैठी है तो उसने इस तरफ थूका और थूकते हुए बोला कि भाई अभी इसका जवान बेटा मरा और उस बेटे को मरे पूरा एक दिन यानी कि 24 घंटे नहीं बीते और ये औरत यहाँ फुटपाथ पर खरबूजे बेचने के लिए आ गई। ठीक है। वही उन्होंने कहा दुकान लगाकर बैठी है कि भाई बेटा मरा है तो शोक मनाओ और तुम यहाँ पर दुकान लेकर बैठी हुई हो। तो जाहिर सी बात है अगर किसी ऐसा होगा तो लोग तो कुछ तरह तरह की बातें करेंगे। अब इसके पीछे उस औरत की क्या मजबूरी है ये तो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है। वहीं खड़े दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसा इरादा होता है अल्लाह भी वैसा ही लाभ देता है। अब वो दाढ़ी खुजाते हुए बोलते, भाई जैसा इरादा है, तुम्हारा इरादा है कि तुम बच्चा मरा, तुमको कोई तकलीफ नहीं है, तुम तो पैसे कमाने में लगी हो, तो तुम्हारा यहाँ पैसे कमाने आई थी, तुम्हारा एक खरबूजा नहीं बिक रहा। मतलब इनडायरेक्टली जो है उनका कहना यही था कि भाई जैसा इरादा होता है अल्लाह वैसा ही लाभ देता है। तुम्हारा इरादा यहाँ बच्चे का शौक मनाने का नहीं था, प्रॉफिट कमाने का था, तो तुम यहाँ आई तो तुम्हारा एक खरबूजा नहीं बिक रहा है। जितने मुंह उतनी तरह की बातें, वही चल रहा है। लेखक कहता है कि सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने माचिस की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन छोटे वर्ग के लोगों का क्या है, इनके लिए सिर्फ रोटी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब वो औरत गरीब थी
तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और लेखक वहां सुन रहे थे। एक आदमी माचिस की तीली लिए कान खुजाते कहते कि भाई ये छोटे वर्ग के लोग, छोटे वर्ग यानी कि गरीब लोग जो है, इनके लिए कुछ दुख वुख नहीं होता है, इनके लिए बस एक चीज होती है, रोटी। पैसा कमाओ रोटी खाओ, पैसा कमाओ रोटी खाओ, अब वही उनके लिए है। इसीलिए ये औरत जो है बेटे का दुख मनाए बगैर यहाँ पर खरबूजे बेचने आ गई, है ना। अब 3 तरह के लोगों को तुमने बात करते सुना, तीनों अलग अलग तरह की मतलब बात कर रहे थे, उस औरत के ऊपर तंज ही कर रहे थे। इसके लिए बेटा बेटी पति पत्नी धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है, ठीक है। मतलब इसके लिए सब क्या है, सब कुछ रोटी का टुकड़ा है। पति जाए कुछ भी हो, हमें रोटी पहले कमानी है। इन छोटे लोगों के लिए कोई भी रिश्ता रोटी ही से ज्यादा नहीं होता। रिश्ता रोटी नहीं है, यानी कि हर रिश्ता है लेकिन रोटी से बड़ा रिश्ता उनके लिए कोई नहीं है। सबसे पहले इनके लिए रोटी आती है। जब लेखक को उस औरत के बारे में जानने की इच्छा हुई तो लेखक ने वहां पास पड़ोस की दुकानों से उस औरत के बारे में पूछा और पूछने पर पता लगा कि उसका 23 साल का एक जवान लड़का था। अब लेखक उस औरत को देखते रोते बिलखते देख रहे थे, तो उनको मन में इच्छा हुई कि जाने के क्या रीजन है। फिर उसके बाद उन्होंने आसपास खड़े 2-3 लोगों की बातें सुन ली कि भाई वो ऐसा कह रहा है, वो वैसा कह रहा है, वो वैसा कह रहा है। तो अब लेखक के अंदर जिज्ञासा इतनी बुरी तरीके से कुलबुलाने लगी कि अब मुझे जानना है आखिर इस औरत के साथ हुआ क्या है। अब उन्होंने जब जानने की कोशिश करी तो उन्हें यह पता चला कि इनका 23 साल का एक लड़का था। 23 मतलब 23 ईयर्स का एक जवान लड़का था। घर में उस औरत की बहू और पोता पोती भी हैं। अब सबसे परिवार में कौन कौन है, एक 23 साल का जवान लड़का, उसकी बहू और पोता पोती, भरा पूरा परिवार, ठीक है, जैसे होता है। उस औरत का लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में सब्जियां उगाने का काम करके परिवार का पालन पोषण करता था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कछियारी। क्या बोलते हैं, कछियारी। अब ये इन्होंने बोला ना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में। आप अक्सर देखेंगे किसी भी शहर में अगर कोई नदी जो है गुजरती है, ठीक है, कोई भी नदी गुजरती है तो वो बारिश के दिनों में तो पूरा अच्छे से लबालब होती है, लेकिन बारिश का महीना खत्म होते ही उसका पानी घट जाता है। तो जो आसपास की जो जमीन होती है उस जमीन में रेतीली होते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे जो गर्मियों की जितनी भी सब्जियां हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, ये जो जिसमें वाटर जो ज़्यादा होता है, वाटर सप्लीमेंट ज़्यादा होते हैं ना, वो इन्हीं नदी के उन उतर गए पानी के एरिया में कराया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके पास 1.5 बीघा जमीन थी, वो वहां पर कछियारी करता था, ठीक है। कछियारी मतलब सब्जी भाजी फल उगाना और उन्हें काटकर बेचने का काम किया करता था, और उन्हीं से पालन पोषण होता था पूरे परिवार का। यानी कि अब वो करता बेचता, माँ भी तो देखो खरबूजे बेचने आई थी, वही बेचे जाते और उसी से पूरे घर का खाना पीना पालन पोषण चल रहा था। लड़का परसों सुबह अंधेरे में ही बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। अब भाई क्या होता है कि जब आपको सब्जी बेचनी है तो सब्जी मार्केट में लाने से पहले उसे खेतों से तोड़ना भी पड़ता है। तो अब ये हुआ कि भाई सुबह सुबह मार्केट में सब्जी जाना है बेचने के लिए, तो चलो पहले खेतों में से सब्जी चुन ले। तो वो अंधेरे अंधेरे, भाई सुबह मतलब 5 बजे उजाला होता है, और उससे थोड़ा तड़के उठ के सब्जी तोड़ने के लिए चला गया, ठीक है। अंधेरे उन्होंने बोला, खरबूजे चुनने गया कि पके पके जो खरबूजे चुन लाए और जाके बेच देंगे। खरबूजे चुनते हुए उसका पैर 2 खेतों की गीली सीमा पर आराम करते हुए एक सांप पर पड़ गई। अब 2 खेतों की सीमा यानी एक खेत इधर एक खेत इधर, उसके बीच में एक मेड़ बनाई जाती है, ठीक है। खेतों के पार्टीशन के लिए मेड़ बनती है। तो वो गीली जमीन थी, उस पर एक सांप बैठा आराम कर रहा था और उस लड़के का पैर उस सांप पर पड़ लिया और उसको सांप ने काट लिया। सांप ने लड़के को डस लिया। लेखक कहता है कि जब उस औरत के लड़के को सांप ने डसा तो उस लड़के की ये बुढ़िया माँ पागलों की तरह भागकर झाड़ फूक करने वाले को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देवता की पूजा हुई, ठीक है। ठीक है,
डसा तो उस लड़के की यह बुढ़िया माँ पागलों की तरह जाकर झाड़ फूंक वाले को बुला लाई। अब इस जगह देखिए क्या है, अंधविश्वास पहले आ गया। अगर आपको चीजें थी, अगर चीजें थी तो आपको क्या करना था, डॉक्टर के पास लेके जाना था। लेकिन उसने क्या किया, उसने जो है सबसे पहले क्या किया उसने कि जाकर झाड़ फूंक करने वाले को बुलाकर लेकर आई। तो यहां पर ये है ना, बुढ़िया पागलों की तरह झाड़ फूंक, तो यहां पर क्या चीज आ गई, अंधविश्वास आ गया। हमने बोला था ना कि यहां पर कि आपको अंधविश्वास देखने को मिलेगा। वर्ग संघर्ष तो आप देखने को अभी हम आगे आपको वर्ग संघर्ष भी बताएंगे। अंधविश्वास आया कि जैसे ही लड़के को सांप ने डसा, वो गई और झाड़ फूंक करने वाले को बुलाकर लेकर आई। नाग देवता की पूजा होने लगी। अब बताइए, अगर सांप ने डसा है तो क्या झाड़ फूंक करने से उतरेगा? क्या अगर आप उस सांप की पूजा करोगे तो क्या वो सांप अपना जहर वापस ले लेगा? इज इट पॉसिबल? तो लोगों के अंदर इस चीज को लेकर काफी अंधविश्वास है, और इसी अंधविश्वास के चलते उस बुढ़िया माँ ने, भाई उसने इंटेंशनली ये काम नहीं किया कि ये गलत कर रही है, वो हमेशा से देखती आई है कि भाई सांप डसता है तो झाड़ फूंक होता है, तो उसने वही काम किया। नाग देवता की पूजा हुई। लेखक कहता है कि पूजा के लिए दान दक्षिणा तो चाहिए ही थी होती है। उस औरत के घर में जो कुछ आटा और अनाज था उसे उसने दान दक्षिणा में दे दिया। अब सबके घर में भाई अनाज तो होता ही है। भाई आज अगर हम कमा के लाए हैं तो आज के लिए अनाज नहीं खरीदेंगे, इतना खरीदेंगे कि भाई कल के लिए भी हो जाए। इस तरीके से काम चलता है ना, तो वही चीजें होती। तो वो गया, क्या कहते, उसके घर में जो भी आटा दाल अनाज जो कुछ भी था, वो झाड़ फूंक करने वाला जो बाबा आया था उसको सब दान में दे दिया कि भैया तुम किसी तरीके से इसे बचा लो। तो बेसिकली अब यहाँ पर क्या समझ में आता है कि उसके घर में खाने पीने का जितना सामान था वो उस बेटे को बचाने के लिए उसने उस ओझा को दे दिया। ठीक है, जो ओझा बाबा आए थे। पर भगवाना जो एक बार चुप हुआ तो फिर ना बोला। भगवाना मतलब उस बुढ़िया का बेटा, उसका नाम क्या था, भगवाना। नाम याद रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएगा। अब भगवाना जो एक बार चुप हुआ तो वो बेचारा दोबारा बोला ही नहीं। समझ में आया कि मतलब बहुत कोशिश करी गई कि उसको उठाया जाए, चूंकि सांप जहरीला था, काट लिया, अब वो मर गया। अब चाहे जितना झाड़ फूक कर लो, बचने वाला नहीं बचा। लेखक कहता है कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को कैसे विदा किया जा सकता है? उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए उस लड़के की माँ के हाथों के जेवर ही क्यों ना बिक जाएं। अब वही हुआ, लड़का मर गया। अब मरने के बाद अब अंतिम क्रियाक्रम करना है। अब घर का सारा अनाज तो उस ओझा को दान में दे दिया, लड़का तो बचा नहीं। अब जो है क्रियाक्रम भी आसान नहीं, उसके लिए भी भैया पैसा चाहिए। पहले तो तुम क्रियाक्रम का सब आर्थिक तैयारी करो, लड़के को नया कपड़ा पहनाओ, कफन उड़ाओ, ये सारे के लिए पैसा चाहिए। फिर जब आप शमशान घाट पहुंचो तो वहाँ पैसा लगता है, लकड़ी लगती है, ये लगता है, वो लगता है, बहुत सारी खर्चे होते हैं। तो अब इन सारे खर्चों को पूरा करने के लिए माँ के हाथ के जो कंगन यानी कि जो कुछ भी जेवर था वो सारा बिक गया। घर का अनाज चला गया, जो जेवर बचे थे वो क्रियाक्रम में बिक गए बच्चे के। ठीक है, अब कुछ उनके पास बचा नहीं। लेखक कहता है कि भगवाना तो परलोक चला गया और घर में जो कुछ भी अनाज और पैसे थे वह सब उसके अंतिम संस्कार में लग गए। ठीक है, अनाज चला गया ओझा के पास, सारे जेवर चले गए क्रियाक्रम में, तो अब कुछ नहीं। लेखक कहता है कि बाप नहीं रहा तो क्या? लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब छोटे बच्चे क्या कि बाप मर गया है कि क्या हो गया है, क्या मतलब? भाई छोटे बच्चों को तो इतनी समझ होती नहीं है। सुबह बच्चे उठे, अब उनको भूख लगी है, अब उनको खाने को चाहिए। घर में ना अनाज है ना पैसा है, क्या किया जाए? बच्चे रोने लगे, बिलखने लगे। अब बेटे के बिना बुढ़िया की दुअन्नी चवन्नी को कौन उधार देता? अब बेटा नहीं है तो कोई उधार देने को तैयार नहीं है कि भाई इसको उधार दे दिया तो ये उधार चुकाएगी कैसे?
भाई कोई भी व्यक्ति अगर हमको उधार देता है, लोन देता है, तो उस बेसिस पे देता है कि भाई ये पैसे वापस करेंगी। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि भाई ये पैसे कैसे वापस करेंगी, इनके पास तो खुद ही कुछ कोई है ही नहीं। मान लो अगर ये ना कर पाए तो कोई और करे। तो जब बेटा नहीं है तो कोई उसको उधार देने को भी तैयार नहीं, क्योंकि समाज में माना जाता है कि कमाई केवल लड़का कर सकता है, और उस औरत के घर में कमाई करने वाला लड़का मर गया था। ठीक है, कमाई कौन कर सकता है? लड़का कर सकता है, और लड़का मर गया था। तो अगर कोई उधार देने की सोचता तो यह सोच कर नहीं देता कि लौटाने वाला उस घर में कोई नहीं है। कि भाई कोई भी उधार देगा तो पहले तो ये देखेगा कि भाई रिम्बर्स कैसे होगा, हमको वापस कैसे मिलेगा। तो उन्हें लग रहा था कि भाई लड़का तो है नहीं, कमाएगा नहीं, तो पैसा हमारा तो फंस जाएगा, हमको मिलेगा नहीं। तो इसलिए कोई भी उधार नहीं दे रहा था। यही कारण था कि बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे टोकरी में समेटकर बाजार की ओर चलने आई। अच्छा, इसमें एक चीज नहीं बताई कि मैं बता दूं कि बच्चे तो सुबह उठकर रो बिलख रहे थे कि खाना चाहिए खाना चाहिए, और उधर बहू जो अपने पति के मर जाने से इतना ज्यादा द्रवित थी कि उसकी तबीयत खराब थी, उसकी दवा के लिए भी पैसे नहीं थे, जो इस बुढ़िया के पास में उस दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। तो उसने क्या किया, मजबूरी में आके, बच्चे रो रहे हैं, बहू बीमार पड़ी है, उसको दवा ला कर देनी है, घर में एक दाना नहीं खाने को, तो वो क्या करती, जिन खरबूजों को तोड़ते हुए उसका बेटा मर गया, उन्हीं खरबूजों को उसने बेचारी ने रोते रोते डलिया में समेटा और उन्हें आ गई यहाँ फुटपाथ पर बेचने के लिए। ठीक है, तो अब आपको बुढ़िया के बेटे के मर जाने रोने का कारण पता चल गया, और वो दुख नहीं मना पा रही है इसका कारण भी पता चल गया आपको कि वो, अब कारण ये आता है कि आसपास के खड़े लोग उसको जब उसके साथ इतना दुख तकलीफ थी, तो आसपास के खड़े हुए लोग उसको इतना बुरा क्यों कह रहे थे। उसका तकलीफ तो थी, तो क्यों उसकी मदद नहीं करके वो लोग उसको इतने बुरी बातें कह रहे थे। अब इसको भी जानना जरूरी है, चलिए देखते हैं। उस बेचारी औरत के पास और चारा ही क्या था। लेखक कहता है कि बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके बाजार तो आ गई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों में टिकाए हुए अपने लड़के के मरने के दुख में बुरी तरह रो रही थी। वो घर में जिन परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए वो आ गई कि भैया 4 पैसे मैं जुटा लूं, लेकिन बेटे का दुख तो बेटे का दुख था जाने का। वो अपने आप को रोने से नहीं रोक पा रही थी, बैठी वहां खरबूजे बेचने, लेकिन बेटा जवान चला गया, इसके दुख के कारण वो बस रोती ही जा रही थी। लेखक अपने आप से कहता है कि कल जिसका बेटा चल बसा हो, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई। इस माँ ने किस तरह अपने दिल पर पत्थर रखा होगा। कोई भी होगा, किसी का भी बेटा मर जाएगा, वो दूसरे दिन काम पर चली जाए, यानी कि बहुत बड़ी मजबूरी है। कितना बड़ा पत्थर रख के, क्योंकि जो चला गया तो चला गया, लेकिन जो जिंदा हैं उनके लिए तो जीना है, उनको तो जीवित रखना है, तो उनके लिए तो भाई रोजी रोटी करनी ही पड़ेगी। अब उस व्यक्ति को जीवित रखने के लिए वो आ गई, कहाँ बाकी जो जितने जीवित हैं उनको तो रखना ही रखना है, तो उनके लिए वो बाजार में आकर बैठ गई। अब ये सारी चीज़ें जब अभी तक लेखक को पता नहीं थी, और सब आसपास के लोग कहीं ना कहीं जो है उस बुढ़िया के इस तरीके से बाजार में आ जाने को धुतकार भी रहे थे। अब चलिए देखते हैं कि इसका रीज़न क्या था। अब इसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि हम लोगों के यहाँ संस्कारों में ये होता है कि जब घर में कोई मृत्यु होती है तो कम से कम 13 दिन का शोक मनाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, 13 दिन का शोक मनाया जाता है, और 13 दिन उस घर में सूतक लगता है। क्या बोलते हैं उसको? सूतक बोलते हैं। यानी कि उस घर के लोग किसी के घर जाते नहीं हैं। ठीक है, घर में खाना नहीं बनता है, बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन हम लोगों के यहाँ होती हैं। अब क्या है, अब उसका और कोई वो व्यक्ति जिसके यहाँ मरा, जैसे बुढ़िया है, इसके घर में इसका बेटा मरा है, तो ये किसी के घर जाएगी नहीं, और ये यहाँ तो खरबूजे बेचने के लिए चली आई थी, तो उसका छुआ भी कोई नहीं खाएगा। अब सोचो, यहाँ पे तो सबको पता था कि इसका बेटा मर गया है, इसके घर सूतक लगा हुआ है, ये अछूते, इसके छुआ कुछ खाना भी नहीं है। हम लोग उनके यहाँ लोग जाते हैं लेकिन खाते नहीं है, 13 दिन तक उनके यहाँ खाया नहीं जाता। लोग शोक व्यक्त करने जाते हैं और करके चले आते हैं। खाने का काम क्या होता है, 13वें दिन जब 13ही होती है तब भोज रखा जाता है, तब वो भोज खाया जाता है। ये नियम है, आप लोगों ने देखा होगा आसपास अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो। अब क्या हुआ, उस औरत के घर से कोई बाजार में सामान बेचने आया, लोग उससे खरीदेंगे तो एक तरीके से वो अशुद्ध है।
ठीक है, क्या है, अशुद्ध है। इसीलिए वहां बाजार में खड़े हुए सारे लोग उसे धुतकार रहे थे। समझ गए कि तरह तरह की बातें कर रहे थे, ये जानते हुए कि उसका बेटा मर गया है, सब कुछ है, लेकिन तब भी जो है उसको इस तरीके की बातें कहने का कारण यही था कि एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि एक तो वो दुखी थी, उसके पास पैसा नहीं था, और उस जो बच्चे बचे हैं उनको बचाने के लिए उसकी मजबूरी थी कि भाई वो बाजार में आकर बैठ गई। अगर किसी को इतना ही कुछ था तो उसके पैसों से मदद कर देते, उसको वो खरबूजे बेचने आती ही नहीं है ना, यही तो होता है। लेकिन उसकी कोई मदद करने को भी तैयार नहीं था, वो अपना खुद काम करने के लिए आई, तो तब भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो इस तरीके से वो गरीब थी, इसलिए लोग उसको इस तरीके की बातें करते। अब ये सारी चीजें देखने के बाद लेखक का क्या रिएक्शन रहता है, देखिए। बुढ़िया की आर्थिक स्थिति को जाने बिना लोगों की इस तरह से दुत्कारना लेखक को अच्छा ना लगा कि इस तरीके से उसके पास पैसे नहीं है, घर में बच्चे हैं, बीमार बहू है, उसको बचाने के लिए उसे ये काम करना पड़ रहा है और लोग उसे धुतकार रहे हैं। ये चीज उसको पसंद, लेखक को पसंद नहीं आई। अब ये सारी चीजों के बाद लेखक को एक चीज याद आई, क्या कहते हैं, बूढ़ी स्त्री के पुत्र वियोग के तरीके तथा लोगों को उसके प्रति घृणात्मक टिप्पणियां करते देख लेखक को अपने पड़ोस की वह संभ्रांत मतलब सभ्य महिला याद आई जो पुत्र के निधन पर 2.5 महीने तक पलंग से न उठी। अब देखिए, इस तरीके से एक माँ का बच्चा गया था, वो फुटपाथ पर बैठे सामान बेचते हुए रो रही थी, और लोग, आसपास के लोगों का कितना बुरा रवैया था उस गरीब दुखी स्त्री के लिए। अब यही देखकर लेखक को याद आया इनके पड़ोस में एक जो है धनी वर्ग की, संभ्रांत संभ मतलब यानी कि जिनके पास पैसा था, अच्छे परिवार की एक स्त्री थी, उसका भी एक पुत्र मर गया था। अब उस पुत्र वियोग में वो स्त्री 2.5 महीने तक का शोक मनाती रही, पलंग पर पड़ी रही। उठती थी तो चक्कर आ जाते थे, कितने डॉक्टर उसके आसपास लगे थे, वो उठ ही नहीं पाती थी। तो अब उस सब मतलब आसपास के सभी लोगों का जो है उसके लिए बड़ा अफसोस था, अरे बेचारी कितने दुख है, इतना जवान बेटा मर गया, सब कुछ है। अब देखिए, उसका भी जवान बेटा मरा था, वो गरीब थी, इसका भी जवान बेटा मरा था मगर ये अमीर थी। दोनों को दुख मनाने का अधिकार भी समान रूप, जबकि दोनों के दुख समान थे, लेकिन दोनों को दुख मनाने का अधिकार समान नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक गरीब है, दूसरा अमीर है। ठीक है, ये चीज थी। ठीक है, 15-15 मिनट पर उस महिला के बार बार बेहोश हो जाने से पूरा शहर करुणा में भर गया था, और इधर यह बूढ़ी स्त्री जिसके दुख को कोई भी समझ नहीं पा रहा था। समझ में आया, थोड़ी थोड़ी देर में वो स्त्री बेहोश हो रही थी, सब उसके लिए पूरा शहर दुखी था, लेकिन आज इस गरीब स्त्री के लिए कोई दुखी नहीं था, उसको तरह तरह की बातें सुना रहे थे। लेखक कहता है कि जब कभी हमारे मन को समझदारी से कोई रास्ता नहीं मिलता तो उस कारण बेचैनी हो जाती है। बात सही है कि जब हम समझदारी दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तब भी हमें कोई रास्ता नहीं मिलता तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, जिसके कारण कदम तेज हो जाते हैं। कदम तेज हो जाते हैं मतलब हम और जद्दोजहद करने लगते हैं उस परेशानी से निजात पाने के लिए। लेखक भी उसी हालात में नाक ऊपर उठाए चल रहा था और अपने रास्ते में चलने वाले लोगों से ठोकर खाता हुआ चला जा रहा था और सोच रहा था, शोक करने और गम मनाने के लिए भी इस समाज में सुविधा चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो समझ में आया क्या है कि गम मनाने के लिए भी हमें एक क्या चाहिए, एक हमें पैसा चाहिए। अगर हमारे पास पैसा है तो तब तो हमें दुख मनाने का अधिकार है, हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें दुख मनाने का भी अधिकार नहीं। तो समाज में हमने कहा था ना, इनका लेखन यशपाल जी का कहीं ना कहीं एक व्यंग्यात्मक है। तो ये व्यंग उन लोगों पर किया गया है जो लोगों के दुख को, तकलीफों को भी पैसे के तराजू में रखकर तौलते हैं। ये थी पूरी कहानी जो मैंने आपको समझाई, मगर इस कहानी के साथ हमारे सामने एक ज्वलंत प्रश्न खड़ा हुआ है, आर्थिक परिस्थितियों को लेकर लोगों के नजरियों का बदल जाना। ठीक है, तो आइंदा आप कभी भी पैसों के तराजू में लोगों की दुख तकलीफों को मत तौलिएगा। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ खत्म हुई। बहुत कुछ इन्होंने सिखाया, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यानी कि इस चैप्टर के अब हम करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगी कि जब आप ये वीडियो देखना एनसीईआरटी क्वेश्चंस का, तो आप अपने क्वेश्चंस खोल के बैठना बुक के कि किस तरीके से दिए गए।
बहुत वेरिएशन में क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से दिए गए। तो इन सभी को मैं कराऊंगी, हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।